तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपका जब आंसर को एग्जामिनर इवैल्यूएट करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है एग्जामिनर देखता है फर्स्ट, वो ये है कि आपका कंटेंट कितना रेलिवेंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कोई कहता है कि मैम मतलब मेरी इंग्लिश कमजोर है, इस तरह से बोलते हैं, मैं बहुत सिंपल लिखता हूँ। ये सब कुछ मैटर नहीं करता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रेलिवेंट, कि आपका जो कंटेंट है वो कितना रेलिवेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये। तो कंटेंट में अगर हम बताएं, एग्जामिनर सबसे पहले आपका कंटेंट देखता है, वो कितना रेलिवेंट है। अब स्टूडेंट जो है आर्ग्यूमेंट्स में 5 पॉइंट 6 पॉइंट, मैंने तो 7 पॉइंट्स भी देखा है। कंटेंट में कोई दम नहीं, पॉइंट्स में कोई दम नहीं है, बस नंबर ऑफ पॉइंट्स को बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब पेजेस बढ़ते जा रहे हैं मगर सब खोखले, कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को चाहे वो आर्ग्यूमेंट हो, ऐसे है, रिपोर्ट हो, उसमें कंटेंट रेलिवेंट देना है। ऐसा नहीं 3 पेज लिखा है मैंने 5 पेज लिख दिया। हम लोग जब मतलब निबंध लिखा जाता था, मुझे याद है हम लोग 9th 10th में थे, मैंने ना 4 पेज का निबंध लिखा, मैंने 2 पेज का निबंध लिखा। तो नंबर ऑफ पेजेस से ही हम लोग प्राउड फील करते थे, क्या लिखा अंदर वो नहीं। तो वो बचपना था स्टूडेंट्स। आप लोग मैच्योर हो गए हो। आप लोग क्वांटिटी देखकर है ना, अ, आप लोग को भी इम्प्रेस नहीं होना चाहिए और एग्जाम में तो बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होगा। तो आर्गुमेंट में ना 7 पॉइंट 6 पॉइंट, मैं तो अपने जो भी स्टूडेंट्स है जो मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी को यही कहती हूँ, आर्गुमेंट में मैक्सिमम 3 पॉइंट्स लिखो या मिनिमम 2 पॉइंट्स लिखो, उसको अच्छे से इलेबोरेट करो। ठीक है। ये एक फॉल्स अजम्पशन में मत जियो कि एग्जाम ने नंबर ऑफ पॉइंट्स देखकर, और वो इतना सारा नंबर ऑफ पॉइंट्स है, वाह बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, चलो इसको 12 आउट ऑफ 20 दे दो। ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए। अब जब मैं रेलिवेंट बोलती हूँ तो इस रेलिवेंस का मतलब क्या हुआ, कि रेलिवेंट का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसके कंटेक्स्ट में रेलिवेंट कंटेंट। तो जो 2020 में क्वेश्चन आया था, क्राइम अगेंस्ट विमेन इज द कॉज ऑफ, सॉरी, क्राइम अगेंस्ट विमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। ये 2020 का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन, एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, ये क्वेश्चन था। ठीक है। अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ, एग्जामिनर देखता है कि आपका कंटेंट कितना रेलिवेंट है। तो अब आप स्टूडेंट्स थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज करो। मैंने आप लोगों को एक सेशन लिया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से एस्से का ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए। ओके। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि जब एस्से क्वेश्चन आप लोगों को जैसे ही मिलता है, इंग्लिश में भी पढ़ो हिंदी में भी पढ़ो, फिर देखो कितने शब्द है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ड्स है एस्से में। फिर इस 9 वर्ड्स में आप ढूंढो कौन कौन से की कॉम्पोनेंट है। पहला की कॉम्पोनेंट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, दूसरा की कॉम्पोनेंट है मेल डोमिनेशन। अब अपना दिमाग लगाओ, सबसे ज्यादा मेन बॉडी में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, वो क्लिक कर सकता है, मगर मेन बॉडी में जब भी मैं रेलिवेंट कंटेंट बोलती हूँ तो मैं मेन बॉडी का बात कर रही हूँ, एस्से की बात कर रही हूँ। तो मेन बॉडी में आप किसके बारे में सबसे ज्यादा लिखोगे, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में सबसे ज्यादा लिखोगे कि मेल डोमिनेशन के बारे में सबसे ज्यादा लिखोगे, बताइए। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और कोई किसके बारे में सबसे ज्यादा लिखोगे आप, सोच के बताओ, क्राइम अगेंस्ट वुमेन या मेल डोमिनेशन। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सोचते हैं कि मुझे क्राइम अगेंस्ट वुमेन लिखना है, तो फिर आप क्या क्या लिखोगे क्राइम अगेंस्ट वुमेन का, कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन की क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज है, जिससे खुद मेल्स तो हैं ही, फिर साथ में वुमेन खुद है, वो लोग रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। ओके। मतलब बहुत सारा आप लिख सकते हो उसमें। मगर अगर आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तब आपको पता चलेगा एक्चुअली इस ऐसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेल डोमिनेशन इज द कॉज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। मेल डोमिनेशन कारण है विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है, ये क्वेश्चन है।
इसका ये मतलब है आपको अपने एस्से के मेन बॉडी में क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बहुत सारे जो कॉजेस होते हैं ना, कुछ मेंशन नहीं करना, आपको सिर्फ एक कॉज मेंशन करना है, वो है मेल डोमिनेशन। इसके अलावा अगर आप कोई और कॉज मेंशन करते हो तो फिर आपका एस्से का कंटेंट रेलिवेंट नहीं है, इररेलिवेंट कंटेंट हो गया। अंडरस्टूड? मतलब ऐसे क्वेश्चन को समझना कितना जरूरी है, आर्गुमेंट क्वेश्चन को समझना, रिपोर्ट क्वेश्चन को समझना। अगर नहीं समझोगे तो आप ऐसा कंटेंट लिख दोगे जो डिस्कनेक्टेड है ऐसे क्वेश्चन से। ओके अगर कोई बोलता है मैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में लिखूंगा, तो फिर आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन कितना बढ़ रहा है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट, इन्फेंटिसाइड सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ठीक है, ऑनर किलिंग सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मतलब आप बहुत कुछ भी लिखने लग जाओगे अगर इसके बारे में लिखोगे। इसको भी हम लोग कहेंगे डेविएटेड कंटेंट, इररेलेवेंट कंटेंट, डिस्कनेक्टेड कंटेंट। मगर यदि आप लोग लिखते हो कि हाउ मेल डोमिनेशन इज द कॉज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो फिर आपका कंटेंट रेलिवेंट होगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब उस रेलिवेंट कंटेंट, अब जब मेन बॉडी में हम रेलिवेंट कंटेंट देते हैं तो फिर उसको ओवर क्राउडेड मत करो, ठीक है। सपोज आपको ऐसे समझ में आ गया कि हाँ ये एक्चुअली बोल रहा है कि मेल डोमिनेशन इज द कॉज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो मेरा जो मेन बॉडी में मैं मेल डोमिनेशन के बारे में बताऊंगा कि मेल के डोमिनेशन से वुमेन के अगेंस्ट क्राइम बढ़ रहा है। तो फिर मैं 3 पीस ऑफ कंटेंट लूंगा, इसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। फर्स्ट पीस ऑफ कंटेंट, जैसे मैंने इस पे ऐसे लिखा, अगर किसी के पास प्रीवियस ईयर का है तो सॉल्व पेपर्स है, तो उसमें अगर आप लोग देखोगे तो इसमें पहले मैंने शुरुआत किया है महाभारत से। द्रौपदी द्रौपदी के अगेंस्ट भी क्राइम हुआ, चीरहरण हुआ, ठीक है। रीजन क्या था? मेल डोमिनेशन। ओके, फिर मैंने एग्जाम्पल लिया डोमेस्टिक वायलेंस। फिर ये द्रौपदी के बारे में एक पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ में मैंने द्रौपदी के बारे में बता दिया, ठीक है। फिर मैंने सेकंड पैराग्राफ लिया, उसमें मैंने डोमेस्टिक वायलेंस में मेल, ओके। फिर तीसरा पैराग्राफ लिया और उसमें मैंने मतलब सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है, उसमें भी पूरा मेल डोमिनेशन, उसको कनेक्ट किया मैंने। तो ये मेरा हो गया बहुत पावरफुल कंटेंट। और एक एक पीस ऑफ कंटेंट यानी एक एक पैराग्राफ आपका डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एस्से क्वेश्चन। गॉट इट? तो इस तरह से ओवर क्राउडेड मत करो कि एक ही पैराग्राफ में द्रौपदी भी लिख रहे हो, डोमेस्टिक वायलेंस भी लिख रहे हो, वर्क प्लेस का भी नहीं, ऐसे नहीं करो। ओके, फिर मैं क्या करूंगी, सोल्यूशन दे दूंगी एक पैराग्राफ। कभी कभी क्या होता है हमारे वर्ड्स ही चले जाते हैं, अरे 300 वर्ड्स इसी में खत्म हो गया, आप क्या करें, कोई कंक्लूजन में सोल्यूशन दे दो। अभी मैंने शायद सचिन का करेक्शन किया था, इवैल्यूएशन अच्छा ऐसे था, मगर वो बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं था, ठीक है। उसमें भी मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मगर कंक्लूजन को वो बहुत पावरफुल बना सकता था। कंक्लूजन के पहले एक पैराग्राफ दे सकता था जिसमें टेक्नोलॉजी कैसे एसेंचुएट करती है क्राइम को। अगर वो नहीं दे पाया, वर्ड्स खत्म हो गए, तो ठीक है, कंक्लूजन में ही दे सकते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या, 2 एजेड स्वॉर्ड है, कैसे भी यूज कर लो, राइट। तो इस तरह से आपको करना है, फाइन। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो हम जिसके बारे में हम बात करेंगे, फाइन। अब आपको क्या करना है, जैसे पहला है आपको रेलिवेंट कंटेंट, मैं सिर्फ कंटेंट की बात कर रही हूँ। फिर कंटेंट को किस तरह से आपको ऑर्गेनाइज करना है, ये सेकेंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट हुआ रेलिवेंट कंटेंट। अब सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया है जो कंटेंट है ना, उसको आपको ढंग से परोसना है, उसको ओवर क्राउडेड नहीं करना है अपने पूरे मेन बॉडी को। अगर ओवर क्राउडेड कर दोगे ना स्टूडेंट्स, तो अब जैसे अब खाना भी है, अगर ढंग से परोसो तो मजा आता है ना खाने में। अरे मुझे चावल खाना है, दाल खाना है, सब्जी खानी है, चटनी खानी है, सब कुछ को चावल के अंदर ही घुसा दो, खिचड़ी बना के खाओ, मजा नहीं आएगा, राइट। तो वही बात है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज करो, पैराग्राफ को तोड़ो, एक एक पैराग्राफ में कम से कम 2 सेंटेंसेस होने चाहिए, ये भी याद रखो, फाइन। अब उसके बाद ऑर्गेनाइज करना सीख गए। अब एक और चीज क्या करना, ये मतलब अगर हो सके तो करना। कभी कभी क्या होता है हमारे पास एविडेंस भी होते हैं, सपोज मैं बोल रही हूँ डोमेस्टिक वायलेंस,
ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस पे अगर मेरे पास कोई एविडेंस है जो हाल फिलहाल में हुआ है या पहले हुआ है तो हम बता सकते हैं। वर्क प्लेस का जो वायलेंस है वो हम बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई एविडेंस है ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें वुमेन को सेक्सुअली हरास किया गया है वर्क प्लेस में, तो आप बता सकते हो, बहुत सारा ऐसा आता है न्यूज में। ठीक है, तो आप वो बता सकते हो, फाइन। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप एविडेंस दे पाओ, कोई दे, कभी कभी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास डेटा नहीं होते हैं। तो जब डेटा नहीं होते हैं तो ऐसे केस में आप लोग को जो आता है वो लिख दो, फाइन। अगर डेटा है तो अच्छा है, नहीं है तो जो आता है लिख दो, फाइन। मगर रेलिवेंट कंटेंट लिखो, ऑर्गेनाइज कंटेंट लिखो। ऑर्गेनाइज कंटेंट, रेलिवेंट कंटेंट, ये आपके हाथ पे है। डेटा क्लिक करता है अच्छी बात है, एविडेंस क्लिक करता है अच्छी बात है, नहीं क्लिक करता है तो ऐसे ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट जो कंटेंट के ही सिलसिले में मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आप लोगों को बोला है कि एग्जामिनर सबसे पहली चीज आपके राइटअप में कंटेंट देखता है। ठीक है, कंटेंट रेलिवेंट है या नहीं है। दूसरी चीज उसका ऑर्गेनाइजेशन देखता है। तीसरी चीज, क्या आपने कोई एविडेंस डाला है, कोई करंट इश्यू से कनेक्ट किया है, नहीं किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर याद आता है तो ठीक है। फोर्थ, आपका खुद का अप्रोच कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने कंटेंट में या कंक्लूजन में या कहीं पर भी बीच में आप अपना ओपिनियन देते हो, अपना सजेशन देते हो, तो वो स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी। चाहे ऐसे कितना भी पेसिमिस्ट हो, कितना भी निराशावादी हो, एकदम डार्क हो ऐसे, ठीक है, मगर तब भी आप हमेशा आशावादी साउंड करोगे। ठीक है, मतलब पॉलिटिशियन अगर बोलते हैं करप्शन इन पॉलिटिक्स, बहुत निराशावादी ऐसे है, बहुत निराशावादी, मगर उसमें भी आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। उसमें भी आपको एक होप बताना पड़ेगा कि आप होपफुल हो कि करप्शन एलिमिनेट हो सकता है। गॉट इट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर मैंने कहा कि एक्सट्रीम ओपिनियन आपको नहीं देना है, ध्यान रखना है, एक्सट्रीम ओपिनियन, चाहे वो आर्ग्यूमेंट हो, चाहे वो एस्से हो। रिपोर्ट में तो हम देते ही नहीं है कोई अपना ओपिनियन। एक्सट्रीम ओपिनियन का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक आर्गुमेंट का क्वेश्चन सेट किया था कि जजेस शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। ठीक है, तो अब आपको कंक्लूड करना है, तो कंक्लूड में आप अगर लिखते हो कि यस जजेस शुड बी बैंड फ्रॉम ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स, तो फिर ये एक्सट्रीम ओपिनियन है। आपको मॉडरेट अप्रोच रखना होगा। कहने का मतलब यस, जजेस, एवरीबडी हैज गॉट द राइट टू जॉइन पॉलिटिक्स, ठीक है, सभी के पास है, तो जजेस भी कर सकते हैं, मगर उनको बायस नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से दे कैरीड देमसेल्व्स इन द जस्टिस सिस्टम, वैसे ही उनको कैरी करना चाहिए अपने आप को पॉलिटिकल फील्ड में भी। गॉट इट। तो एक्सट्रीम अप्रोच, एक्सट्रीम सजेशन, एक्सट्रीम ओपिनियन से बचना है। और जब भी आप अपना ओपिनियन देते हो, सजेशन देते हो, तो कुछ कुछ वर्ड्स है जैसे ऑल, ऑलवेज, एक्सट्रीमली, अब्सोल्युटली, ये सारे टर्म्स है इंग्लिश में। कंप्लीटली, डेफिनेटली, ठीक है, ये सारे ना टर्म्स को जब भी यूज करना, ऐसा नहीं यूज नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, मगर बहुत केयरफुल रहना। एवरीवन, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ किस तरह से बच्चे यूज करते हैं। मस्ट, ऐसे ये भी यूज करते हैं। नेवर, कभी नहीं हो सकता है, करना पड़ेगा, मस्ट, नथिंग, टोटली, ये सारे वर्ड्स जब भी यूज करो तो बहुत केयरफुल रहना है। जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये क्वेश्चन था। तो एक बच्चे ने मुझे दिया था, ऐसे लिख के लिखा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू देयर ड्रेसिंग स्टाइल। गड़बड़ हो गया ये, बायस्ड ओपिनियन है। आप ये सेम ओपिनियन आर्गुमेंट में दे सकते हो,
मगर आप ऐसे में नहीं दे सकते। दूसरा आप सुनो, एवरी रिलीजन प्रोपोगेट्स विमेन सप्रेशन, एवरी रिलीजन प्रोपोगेट्स विमेन सप्रेशन। सभी रिलीजन विमेन को सप्रेस करने का, दबाने का प्रोपोगेशन देते हैं, करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। एवरी रिलीजन, बिल्कुल कोई रिलीजन नहीं करता है। आप समझ ये कितना बायस्ड ओपिनियन, अनडेमोक्रेटिक, नॉन सेक्युलर, सेक्युलर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर reservation must be uprooted from our society। अगर हम बोल रहे reservation must be uprooted from our society, तो मैं तो जनरल कैटेगरी थी। ठीक है, पहली चीज तो यही पता चल गया। तो मेरा जो बायस्ड ओपिनियन था ना, वो दिख गया, एकदम दिख गया। दूसरा, मस्ट बी, और इसमें भी मैं कंप्लीटली लगा दूं, मस्ट बी कंप्लीटली uprooted। बिल्कुल ये एक्सट्रीम ओपिनियन है, और इससे बच के रहना है। आपको एग्जामिनर ऑफिसर नहीं बनने देगा, इंडियन सिटीजन नहीं हो फिर आप। एक और, लोकपाल बिल विल कर्ब द करप्शन कंप्लीटली। ये भी एक्सट्रीम ओपिनियन है, इससे भी आपको बच के रहना है कंप्लीटली। ठीक है, तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो मॉडरेट होना चाहिए, और अननेसेसरी आउट ऑफ एक्साइटमेंट आप ये सारे वर्ड्स यूज कर लो केयरलेसली, तो वो सही नहीं रहेगा। और आपके पूरे राइटअप में आपका रिलीजन, आपका रीजन, आपका कास्ट, आपका रिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, आपके खुद के प्रेजुडिस, आपके पॉलिटिकल फेवरेट्स, कुछ नहीं पता चलना चाहिए, कुछ भी नहीं। एक स्टूडेंट ने लिखा था, दीज विमेन, ऐसे करके लिखा, दीज विमेन, मैंने बोला पता चल गया, तुम नहीं लो। ठीक है, दे गेट फ्री पासेस इन दिल्ली बसेस, दीज विमेन। तो ऐसा है ना, ये सब बहुत बेवकूफी होती है, समझदार बनो, ऐसा अप्रोच नहीं रखोगे। अब ये चीज मैंने आपको लोगों को बता दी, मैं वापस से बता रही हूँ। कंटेंट में नेक्स्ट जो 5th पॉइंट है, वो है स्ट्रिक्ट एनोनिमिटी रखना। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट एनोनिमिटी। एनोनिमिटी इसका मतलब क्या है? आपको अपने कंटेंट के जरिए आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना है। आपका कास्ट, आपका रीजन, आपका रिलीजन, आपका स्टेट, कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। आपका खुद का बायसनेस। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पता चल गया। ठीक है, सीधे हैज इनिशिएटेड दिस स्कीम। अरे क्यों भाई, आप सीधे लिखो ना, गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड दिस स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड दिस स्कीम। क्यों ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लिख रहे हो? कोई मतलब नहीं है। आप है ना, आप है ना, बता रहे हो आप कितने बेवकूफ हो, नहीं बताओ। ठीक है, और है ना, मतलब आपको ना जबरदस्ती रिस्पेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? और इससे वर्ड्स भी जाते हैं और एनर्जी भी जाता है। अब नेक्स्ट है, अब अपने कंटेंट में स्टूडेंट्स कभी भी सेक्स, तो देखिए मैं फिर से एक बात बता देती हूँ। फर्स्ट में रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए, सेकंड में आपका ऑर्गेनाइज कंटेंट होना चाहिए, थर्ड में एविडेंस दे सको तो अच्छा है। ऑर्गेनाइज कैसे करना है? एक पीस ऑफ कंटेंट लो, उसके लिए एक पैराग्राफ, और ऐसा पीस ऑफ कंटेंट जो क्वेश्चन को एड्रेस करे। सेकेंड पीस ऑफ कंटेंट लो, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पीस ऑफ कंटेंट, थर्ड पैराग्राफ। और फिर उसके बाद एविडेंस और डेटा दे सकते हो तो दे दो, नहीं दे सकते हो तो ठीक है। फोर्थ, अप्रोच आपका कैसा होना चाहिए? एक्सट्रीम ओपिनियन नहीं रखोगे। फिफ्थ, स्ट्रिक्ट एनोनिमिटी रखोगे। अब सिक्स देखो, नेवर साइट कोई भी लीडर का नाम, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बिल्कुल मत देना। ठीक है, अब कुछ ऐसा अभी मैंने 2021 में शायद क्वेश्चन आया था, पॉलिटिक्स हैव बिकम हेरिडिटरी फैमिली बिजनेस, कुछ ऐसे आया था। तो उसमें तो हमें पॉलिटिकल पार्टी का नाम देना ही पड़ेगा, लीडर का नाम देना पड़ेगा, वो तो अनअवॉइडेबल है। मगर ऐसे आप लोग नहीं दोगे। फिनेंस मिनिस्टर लिख दो, फिनेंस मिनिस्टर का नाम मत लिखो। अब जरूरी फिनेंस मिनिस्टर भी लिखने का क्या जरूरत है? सीधे गवर्नमेंट लिख दो ना। मगर नहीं, मैं गवर्नमेंट नहीं लिखना है, तो ये तो गलत है ना। ओके, अब
एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पूरे राइटअप में आई एंड यू बिल्कुल नहीं मेंशन होना चाहिए। अगर आपने आई लिखा तो इसका मतलब आप आ गए आपके आंसर स्क्रिप्ट में, और अगर आपने यू लिखा तो इसका मतलब एग्जामिनर आ गया। तो इसलिए आई एंड यू बिल्कुल मेंशन नहीं करोगे। अच्छा, अब कोटेशन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है, ग्रुप में भी मैसेजेस आते हैं और मेरे पास भी आते हैं कि मैम आपके पास कलेक्शन है कोटेशंस का। नहीं है कलेक्शन कोटेशन का। और क्यों पता है इतना कोटेशन कोटेशन बच्चे करते रहते हैं? क्योंकि ना उनको लगता है कि कोटेशन से ना एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। मैं फिर से कह रही, एग्जामिनर बच्चा नहीं है जो इसको टॉय वॉय देकर वो इंप्रेस कर लोगे। अगर आपका कोटेशन, सबसे पहली चीज, कोटेशन आपका रेलिवेंट है ऐसे क्वेश्चन से, रेलिवेंट है आपका कोटेशन अगर आप दोगे तो पहली चीज रेलिवेंट होना चाहिए। दूसरी चीज शॉर्ट भी होना चाहिए। 50 वर्ड्स ही आपका कोटेशन में ले लिया तो आपसे बेवकूफ तो कोई भी नहीं है। 300 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है और उसमें से 50 वर्ड्स कोटेशन ले लिया, ऐसा मैंने देखा है आंसर। 50 वर्ड्स इंट्रोडक्शन ले लिया, 50 वर्ड्स कंक्लूजन ले लिया, सपोज 50 में बोल रही हूँ, उससे ज्यादा ही होता है। 150 वर्ड्स यहीं पे चले गए। इमेजिन, मत दो कोटेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोटेशन रेलिवेंट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और दूसरी चीज, कोटेशन जब भी लिखो डबल कोट्स में लिखना चाहिए। और एक चीज, और जब भी सपोज आपने कोटेशन यहाँ पर लिख दिया, तो जब आप इंट्रो दोगे, अपना इंट्रो ऐसे क्वेश्चन का इंट्रो देते हैं, तो इंट्रो को इस कोटेशन से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। दिस कोटेशन वेरी वेल स्टैब्लिशेस द फैक्ट दैट, ऐसे करके कनेक्शन होना चाहिए। अगर कनेक्शन नहीं दोगे तो क्वेश्चन, जो कोटेशन है वो तो ऐसे ही बेचारा अनाथ की तरह लटकता रहेगा। उसको सपोर्ट सिस्टम चाहिए ना, तो इंट्रोडक्शन उसको सपोर्ट देगा। बिना सपोर्ट के कोटेशन का कोई मतलब ही नहीं है। कोटेशन दे दिया, वो बेचारा हवा में लटक रहा, आप अपना शुरू हो गए गाथा। ऐसे नहीं करोगे, बेटर है मत दो इंट्रोडक्शन कोटेशन, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक और चीज कोटेशन का, स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, कोटेशन को कंक्लूजन में भी कोटेशन दे देते हैं। जैसे अभी मैंने सचिन का इवैल्यूएट किया था, कंक्लूजन में भी कोटेशन दे देते हैं। कंक्लूजन का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने पूरा कंटेंट को सिंथेसाइज किया, एनालाइज किया, मतलब पूरे ऐसे क्वेश्चन को सिंथेसाइज एनालाइज किया थ्रू योर कंटेंट। अब इसके बाद आप अपना खुद का ओपिनियन दोगे कंक्लूजन में। इसका मतलब ये है, कंक्लूडिंग ओपिनियन दोगे, कंक्लूडिंग सजेशन दोगे। मगर आपने दूसरे का एक दे दिया तो फिर कंक्लूजन का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गया। कोटेशन देना है तो इंट्रो के ऊपर दोगे, वरना और मेन बॉडी में कहीं पे भी नहीं दोगे। मैंने एक स्टूडेंट थी, उसका मैं इवैल्यूएट करती थी, अब तो उसका आता नहीं मेरे पास। तो जब मैं इवैल्यूएट करती थी, जब मैं फर्स्ट टाइम उसका आंसर स्क्रिप्ट इवैल्यूएट की, तो आई कांट, मतलब क्या मैं बोलूं, मतलब हर पैराग्राफ में कोटेशन। तो मैंने उसको साफ बोला कि आपके पास कंटेंट नहीं है ना, इसीलिए पेजेस को भरने के लिए कोटेशन दे रहे हो आप। मतलब मैम मैंने पूरा कलेक्शन कोटेशंस का है मेरे पास, मतलब कि कोई यूज नहीं है उसका। आप सीधे क्वेश्चन को एड्रेस करो। शायरी वायरी लिखने की जरूरत नहीं है बीच बीच में। अगर शायरी लिखने का शौक है तो इंट्रोडक्शन के ऊपर लिखो, और कहीं पे भी नहीं लिखोगे, वो रेलिवेंट होना चाहिए। ओके, ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट है अंडरलाइन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को लगता है मैंने लिखा है ये तो सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा, सभी कुछ अंडरलाइन कर देते तो अंडरलाइन का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाता है। स्टूडेंट, सब कुछ अंडरलाइन नहीं करना है, इससे अंडरलाइन का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा। अब सपोज ये वाला है, ठीक है, तो एक पैराग्राफ मैंने द्रौपदी का किया, तो मैं सिर्फ द्रौपदी को अंडरलाइन करूंगा, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये वाला पैराग्राफ द्रौपदी के बारे में। चलो, नेक्स्ट पैराग्राफ डोमेस्टिक वायलेंस, तो सिर्फ मैं डोमेस्टिक वायलेंस को अंडरलाइन करूंगी। हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस से कनेक्टेड अगर मैंने कोई एविडेंस दे दिया तो मैं उस एविडेंस को भी अंडरलाइन करूंगी, उसका सिर्फ एक डेटा को ऐसे करके अंडरलाइन कर दूंगी। गॉट इट? वैसे ही वर्क प्लेस, कंक्लूजन इंट्रो को अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, वर्क प्लेस में भी आप सिर्फ वर्क प्लेस को अंडरलाइन कर दो। मगर सब कुछ को अंडरलाइन करते, मेरे पास ऐसे भी आंसर स्क्रिप्ट है, सारा सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाता है। एग्जामिनर फिर
बोलेगा अच्छा सभी कुछ तो हाईलाइटेड है, तो फिर मैं किसको देखूं, तो किसी को ना देखूं, है ना। तो ये काम नहीं करना, और कोशिश करो अंडरलाइन पेंसिल से करोगे तो बेटर रहेगा, मेसी लुक नहीं आता है। अब उसके बाद वर्ड लिमिट। याद रखना, अगर आप 300 वर्ड्स का 350 वर्ड्स में लिखते हो, तो आप समझ जाओ कि आप अपना तो टाइम वेस्ट कर ही रहे हो, मगर एग्जामिनर आपको अलाउ नहीं करेगा उसका टाइम वेस्ट करने के लिए। आप अपना टाइम वेस्ट करो, मगर आप चाहोगे कि वो 350 वर्ड्स यानी 50 वर्ड्स वो एक्स्ट्रा पढ़े एग्जामिनर, तो वो नहीं पढ़ेगा। ये याद रखना, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करने देगा, आप चाहे कितनी भी कोशिश करो। तो आपको कोई हक नहीं बनता एग्जामिनर का टाइम वेस्ट करने का। जितना बोला गया 300 वर्ड्स, तो 310 वर्ड्स, 310 या 20 अगर हो रहा है तो 20 लिख दो, मगर 20 बहुत ज्यादा हो जाता है, या 290 में खत्म कर। एग्जामिनर का टाइम वेस्ट मत करना। फाइन। अच्छा, अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम ना, मतलब कि वर्ड लिमिट जो है, जैसे ट्रेसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो उसमें तो हमें समझ में आ जाता है, उसमें बॉक्सेस बने, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वही है, मगर ऐसे में हम कैसे वर्ड्स को काउंट करें। तो बेस्ट है आप ये वाला जो मैंने स्पेसिमेन कॉपी ग्रुप में दिया हुआ है, आप इसका 3-4 पेजेस प्रिंट आउट निकलवा लो, यूपीएससी का ही है, और उसमें एक बार अपने आंसर को प्रैक्टिस कर लो, और आपको पता चल जाएगा 300 वर्ड्स में आपके कितने पेजेस खत्म होते हैं। तो एग्जाम में आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ 2.5 में मेरे 300 वर्ड्स खत्म हो जाते हैं, यस 2.25 में मेरे 300 वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। गॉट माई पॉइंट। तो ये वाला कॉपी आप स्पेसिमेन कॉपी के नाम से है, ग्रुप में फाइल्स में जाना, आपको मिलेगा 3-4 पेजेस, एक बार इसका प्रिंट आउट निकलवा के खुद एक बार लिख लेना, आपको अपनी राइटिंग में पता चल जाएगा कितनी पेजेस में 300 वर्ड्स खत्म होते हैं। ओके। अच्छा, अब कोई कोई स्टूडेंट्स कहता है मैम मेरे को ना, मतलब हमेशा मैं वर्ड लिमिट से एक्सीड कर जाता हूँ। तो अगर ऐसा आप कर रहे हो, इसका मतलब आप रिपीट कर रहे हो अपनी बातों को, कंटेंट में रेपिटेशन हो रहा है। मैं एक ऐसा आया है ग्रुप में ऐसा जिसमें रेपिटेशन हो रहा है, और मैंने नोट भी किया था कि देखो रेपिटेशन हो रहा है। फिर अननेसेसरी कोटेशंस को हटा दो, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, एनर्जी भी वेस्ट करेगा। रिपोर्ट में सोर्सेज मत लिखो, और जो आर्गुमेंट में लिखते हैं ना, आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, आर्गुमेंट अगेंस्ट, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर लिखो, अंडरलाइन करो, अगेंस्ट लिखो, अंडरलाइन करो। लॉन्ग सेंटेंसेस कभी मत फ्रेम करना, लॉन्ग सेंटेंसेस फ्रेम करोगे तो आपको आप समझ जाओ कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा। फाइन, ये चीज क्लियर हो गई। तो कोटेशन का मैंने बता दिया, और ये 9th मैंने वर्ड लिमिट का बताया। अभी तक हम कंटेंट के ही बारे में बात कर रहे हैं students। अब नेक्स्ट आता है कंटेंट में क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। क्लैरिटी, तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो कि आपने जो लिखा है कंटेंट वो रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, यानी कॉम्प्रिहेंसिबल हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉन्ग और फैंसीफुल सेंटेंस अवॉइड करना है। मैंने मेरे राइटिंग सेक्शन बैच में एक स्टूडेंट था संदीप, वो अभी भी मेरे से कांटेक्ट में है। वो फैंसीफुल सेंटेंस लिखता था, एकदम हेफ्टी हेफ्टी बल्कि बल्कि वर्ड्स, है ना। जैसे रामायण महाभारत देखते हैं हम लोग, तो कितना मतलब अति आवश्यक ऐसे ना भारी भरकम से शब्द, तो वैसे वो इंग्लिश में ऐसे भारी भरकम से शब्द यूज कर रहा था। ठीक है, मैं तो पूरा क्रिस क्रॉस कर देती थी, ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, और लंबे लंबे सेंटेंस। मैंने कहा देखो मैं नहीं इम्प्रेस हो रही हूँ, कोई नहीं, जो समझदार होगा ना वो नहीं इम्प्रेस होगा फैंसीफुल सेंटेंस देखकर। मुझे आपकी अंग्रेजी नहीं देखनी है, ना मुझे किसी की हिंदी देखनी है। मुझे ये देखना है कि आप कितना रेलिवेंट कंटेंट दे रहे हो, और कितना कितना क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हो आप अपने आप को। जितना लंबा सेंटेंस लिखोगे, जितना फैंसीफुल सेंटेंस लिखोगे, उतना ही प्रॉब्लम आएगी उसको समझने में। तो क्लैरिटी रखो अपने सेंटेंस का, शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस फ्रेम करो, आप देखो वो चीज समझ में आएगी, और सिंपल सिंपल वर्ड्स यूज करो। तो कहता मैम मेरे तो इंग्लिश एकदम सिंपल है, मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है भाई, है ना, एग्जामिनर का हेडेक नहीं होगा समझने में, सिंपल इंग्लिश है तो।
टफ इंग्लिश में कुछ नहीं। आप लोग है ना सुधा मूर्ति के ना बुक्स देखोगे ना, बहुत सिंपल इंग्लिश है, बहुत सिंपल। सिंपल इंग्लिश होती है ना वो, हम इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, सिंपल लिखोगे तो अच्छा है। और एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आपकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है, एग्जामिनर ये देखता है कि आप कितना मेच्योर तरीके से लिख सकते हो। और आप एग्जामिनर को आपके पूरा आपका ना क्वेश्चन का आंसर बुकलेट नहीं देखकर आपकी पूरी पर्सनालिटी को बता सकता है। ये जो है इसको मैं छोटा कर रही हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये जो मार्जिन देख रहे हो, इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा है इस मार्जिन के बियॉन्ड नहीं जाना। अगर आप चले जाते हो ना तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा आप बहुत इररिस्पॉन्सिबल, आप बहुत केयरलेस हो, और एग्जाम को लेड बैक एटीट्यूड से देख रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है, आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हो, पूरा पता चल जाएगा। पूरा पता है। ये जो आप क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है ना, एमसीक्यू से कुछ नहीं पता चलता, ये क्वेश्चन का आंसर बुकलेट से पूरा आपकी पर्सनालिटी सामने आती है। इसीलिए अपने क्वेश्चन का आंसर बुकलेट को बहुत आ, मतलब क्या बोले, इम्प्रेसिव, बहुत इफेक्टिव बनाना है। ठीक है, और हमेशा याद रखना, सिंप्लिसिटी हैज गॉट पावर। सिंप्लिसिटी जो होती है ना, जो सादगी होती है उसमें बहुत शक्ति होती है। और सादगी है ना, फाइनली आप लोग, मैं आपको बताऊं, सादगी ही है जो फाइनली आपको अट्रैक्ट करेगी, ये याद रखना। मैं लड़कों को देखती पता नहीं क्या क्या एक्सेसरीज पहनते रहते हैं, लड़कियां भी पता नहीं क्या क्या पहनती रहती है एक्सेसरीज। बाप रे बाप, हम कहाँ देखें बताइए। दिमाग भी नहीं दिख रहा है, दिल भी नहीं दिख रहा है, बस पूरे ढके हुए एक्सेसरी से इधर उधर, सादगी दिखती ही नहीं है। और सादगी ही फाइनली इम्प्रेस करती है, ये चीज ध्यान रखना। तो आपके आंसर स्क्रिप्ट में सादगी होनी चाहिए। ओके, सादगी होगी तो आपका कंटेंट समझ में आएगा। फाइन। बल्कि वर्ड्स, हेफ्टी वर्ड्स, फैंसीफुल वर्ड्स, डेकोरेटिव वर्ड्स, ऑर्नामेंटल वर्ड्स, ये सब कुछ भी यूज नहीं करना है। फाइन। सिंपल वर्ड्स यूज करना, सिंपल सेंटेंस यूज करना, तभी वो सेंटेंसेस, वो कंटेंट अट्रैक्टिव दिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, फॉर्मेट आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, आप लोग प्लेस लिखोगे, प्लेस में XYZ लिखोगे, कॉमा देना। फिर उसके बाद ये प्लेस हो गया, फिर 24 TH अप्रैल, प्रॉपर अप्रैल। अगर मैं सितंबर भी लिखती हूँ ना तो SEPTEMBER ऐसे पूरा लिखूंगी, 2024। फिर बाय, बी में बी कैप, बाय में बी कैपिटल, बाय ABCD लिख दो, बाय लोकल करस्पॉन्डेंट, बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट। फिर अपना रिपोर्ट शुरू करें। रिपोर्ट में हमेशा 3 पैराग्राफ्स होते हैं स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि आप 3 पैराग्राफ नहीं लिखोगे तो एग्जाम को मार्क्स नहीं देगा, 5 पैराग्राफ लिख लोगे तो एग्जाम को मार्क्स, ऐसा नहीं है। मगर है ना, अगर आप लोग ठान लेते हो कि मुझे 3 ही पैराग्राफ लिखना है और 200 वर्ड्स में 3 पैराग्राफ मुझे लिखना है, तो पता है आपका ना लिखना बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अच्छा, मुझे फर्स्ट पैराग्राफ में व्हाट वेयर व्हेन का आंसर करना है, या रीसेंट का कुछ इसके क्वेश्चन से कनेक्टेड कोई इंसिडेंट आया है वो मुझे देना है, कोई डेटा रिलीज हुआ है, रिपोर्ट रिलीज हुआ वो बताना है। सेकेंड पैराग्राफ में मुझे वाई एंड हाउ के बारे में बताना, और थर्ड पैराग्राफ में मुझे एक्सपर्ट का ओपिनियन बताना है। मुझे नहीं पता कौन एक्सपर्ट है, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल एनालिस्ट, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटलिस्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस, और मैं अपना ही ओपिनियन उसमें डाल दूँ। गॉट इट, अंडर द गाप ऑफ एक्सपर्ट्स मैं उसमें अपना ओपिनियन डाल सकती हूँ, कितना इजी हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट में इंट्रो दोगे, INTRODUCTION। अब स्टूडेंट बोलते मैम इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए, अगर दे दोगे तो क्या हो जाएगा, यही होगा ना, एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये वाला जो पैराग्राफ लिखा है ना ये इंट्रोडक्टरी पैरा है, एग्जामिनर के दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इंट्रोडक्शन नहीं दोगे तो एग्जामिनर सोचेगा भाई ये पैराग्राफ का पर्पस क्या है, क्यों लिखा है इधर, मगर पता नहीं स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। फिर उसके बाद फॉर दोगे, 1 2 3 बस खत्म। फिर अगेंस्ट दोगे, 1 2 3 खत्म, और उसके बाद कंक्लूड करोगे तो कंक्लूजन। फिर बोलते मैम कंक्लूजन टर्म नहीं लिखना चाहिए, क्यों नहीं लिखना चाहिए भाई, एग्जामिनर के दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई ये वाला पैराग्राफ कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है, यहाँ पे बच्चे ने कंक्लूड किया है। अब कंक्लूजन लिखोगे ही नहीं तो एग्जामिनर कंफ्यूज रहेगा, भाई इस पैराग्राफ का मकसद क्या है, ये क्या है, समझ ही नहीं आएगा। तो क्या आप चाहते हो कि एग्जामिनर को सस्पेंस में रखना चाहते हो, कोई मूवी बना रहे हो क्या अपने आंसर स्क्रिप्ट में जो सस्पेंस में रखोगे। ठीक है, एनीवेज तो ये हो गया। अब हम आते हैं
कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं, कंटेंट का हो गया, फॉर्मेट के बारे में मैंने बात किया था, कंटेंट हमारा हो चुका है। ये अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मेट के बारे में, और उसके बाद मैं नेक्स्ट जो बात करूंगी वो है लैंग्वेज। अब स्टूडेंट की सबसे ज्यादा जो क्वेरी आती है ना, मैम मेरी ना इंग्लिश है ना वीक है, मैम मेरी हिंदी वीक है। और कोई कोई ऐसा होता है, स्पेशली महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स, इंग्लिश भी वीक है, हिंदी भी वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि रीजनल मीडियम से है। उनका जो कंसर्न है बहुत जेन्युइन कंसर्न है, वो लोग कहीं के नहीं है, ना इंग्लिश के हैं ना हिंदी के। तो स्टूडेंट्स, एक चीज आप लोगों को सबसे पहले देखना है, अगर आप लोग बोलते हैं मेरी वीक है, तो आप लोगों को ये सबसे पहले मेजर करना पड़ेगा कितनी वीक है। तो कितनी वीक का मतलब क्या होता है कि इतनी वीक है कि सेंटेंस जो लिखा वो ही नहीं समझ में आ रहा है। अगर इतनी वीक है कि सेंटेंस जो लिखा है वो ही नहीं समझ में आ रहा है, तब वो प्रॉब्लमेटिक है। ओके। मगर सपोज सपोज मैं हिंदी में आपको बोलती हूँ कि हवा चल रहा था, और जब हवा चल रहा था तो हम देखा कि ट्रेन जा रहा था, है ना। तो मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई हिंदी में, मगर आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कह रही हूँ। हवा चल रही थी, ट्रेन जा रही थी, आपको समझ में आ गया। तो हिंदी में मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई है, मगर फिर भी समझ में आ रहा है कि क्या बोला मैंने। वही चीज कह रही हूँ, अगर आप लिखते हो और ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है, मैं ग्रामर सेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ग्रामर सेक्शन को छोड़ दो, बाकी में अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है मगर फिर भी समझ में आ रहा है कि क्या लिख रहे हो, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता आपके मार्क्स को। ये चीज ध्यान रखना। कोई लिख रहा है अ गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट कुछ होता ही नहीं है, द गवर्नमेंट होता है। तो किसी ने कुछ लिखा ही नहीं, न लिखा न द लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट लिखो तो भी ठीक, द गवर्नमेंट लिखो तो भी ठीक, अ गवर्नमेंट लिखो तो भी ठीक। बेसिकली समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है। तो जब आप बोल रहे हो इंग्लिश वीक है, हिंदी वीक है, तो आप लोग एक बार पहले देख लो, मेजर करो कितनी वीक है। अब रही बात हिंदी की, तो हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है मात्राओं की। हिंदी बहुत टफ लैंग्वेज है। अगर आप हिंदी का ग्रामर बुक देखोगे तो हालत खराब हो जाएगी, बहुत टफ है, हिंदी की ग्रामर बहुत टफ है। तो ना, हिंदी इंग्लिश से ज्यादा टफ है। और हिंदी में क्या प्रॉब्लम है? मात्राओं की है, ठीक है। तो मात्राएं सही नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम है। और थोड़ी सी हिंदी थोड़ी चलता हुआ लिख दोगे ना तो मजा नहीं आता है। जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा था, ग्रुप में ही भेजा, इसके चलते उसके चलते नहीं, इसकी वजह से उसके वजह से, ऐसे लिखो, चलते वलते मत लिखो। ये तो चलती हुई भाषा है ना, तो चलती हुई भाषा नहीं यूज करना है। मगर फिर भी स्टूडेंट्स अगर यूज कर भी रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक कंटेंट आपका सॉलिड है। याद रखना, अगर आपका कंटेंट सॉलिड है ना, तो वो आपके लैंग्वेज को ओवर शेडो कर देगा, आपके लैंग्वेज को सरपास कर देगा, चाहे आपका लैंग्वेज खराब ही क्यों ना। ये चीज याद रखना, लैंग्वेज उतना मैटर नहीं करता है जितना मैटर आपका कंटेंट करता है। कंटेंट में रेलिवेंस, उस कितना ऑर्गेनाइज्ड है, ये चीज बहुत मैटर करता है। तो आप लोगों को ध्यान ये चीज रखना है, मैं हिंदी मीडियम का हूँ मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ मेरी इंग्लिश खराब है, कुछ नहीं है। कंटेंट सॉलिड रखो, और लैंग्वेज में सेंटेंस फ्रेम करे वो सेंटेंस समझ में आना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अब मैं आ रही हूँ, हालांकि इसके बारे में मुझे बाद में बहुत अच्छे से बात करनी है, वो है राइटिंग पे। तो राइटिंग पे एक अलग सेशन होगा। स्टूडेंट्स लोग इग्नोर करते हैं अपनी राइटिंग को। जब मैं स्टैंडर्ड 9th में थी तो मुझे मेरे टीचर ने कहा था, 10th पास करना चाहते हो? मैंने कहा यस मैम, अच्छे मार्क्स से पास करना चाहती हूँ। तो राइटिंग सुधार लो, क्योंकि एग्जाम में वो कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ये मुझे मेरी टीचर ने पहले से बोल रहे थे, मगर बेल जो बजी ना वो जनवरी में बजी और मार्च में एग्जाम है। और मेरी राइटिंग अभी भी गंदी, आप देख सकते हो। मगर मेरा मकसद सुंदर राइटिंग नहीं था, मेरा मकसद उस समय था ऐसी राइटिंग लिखना जो कम से कम समझ में आ जाए एग्जामिनर को, कम से कम, एकदम लीस्ट एक्सपेक्टेड चीज मैं सोच रही थी। तो एनीवेज, तो आप लोगों को भी अगर आपकी राइटिंग खराब है, तो आप लोगों को, देखिए मैं ब्यूटीफुल और अगली नहीं बात कर रही हूँ, लेजिबल और इलरेजिबल, कहने का रीडेबल अनरीडेबल की बात करें। अगर राइटिंग आपकी रीडेबल नहीं है
तो आप भूल जाओ, आप भूल जाओ कि आपको एग्जामिनर कुछ मार्क्स देगा, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा तो मार्क्स कैसे देगा। धुआंधार लिखे जा रहे, लिखे जा रहे, लिखे जा रहे मतलब सच कह रही हूँ, मैंने कैसी कैसी राइटिंग देखी मैं आपको बताती हूँ। सपोज मुझे लिखना है, एक सेकेंड ना, यही लिखना है, कैशलेस ट्रांजैक्शन, हाँ, तो मैंने बहुत गंदी गंदी राइटिंग देखी है। ये है, ये तो बहुत ठीक भी लिख दिया मैंने, इस तरह की राइटिंग देखी है। सारे लेटर सोए पड़े हैं। मैंने उस बंदे को फोन किया, मैंने बोला कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कहा, वो बोला ठीक है, और राइटिंग बहुत खराब नहीं है। मुझे मेरे सीनियर ने कहा था कि थोड़ा सा इम्प्रूव करना राइटिंग। मैंने कहा पहले अपने लेटर्स को जगाओ, फिर इम्प्रूव करने की बात करो, सब सोए पड़े हैं इसमें। बाप रे, मुझे उसका पेपर चेक करने में 3 घंटे लग गए, क्योंकि उसने पे किया था मुझे, मुझे तो चेक करना पड़ेगा, एग्जामिनर ने नहीं पे, एग्जामिनर को आपने पे नहीं किया है, ठीक है, वो नहीं चेक करेगा, वो एफर्ट नहीं लगाएगा, और आपकी राइटिंग सही। अपनी राइटिंग पे काम करना, अगर मैं किसी को राइटिंग का फीडबैक दे रही हूँ तो उसको सीरियसली देना। ओके, अब मैं क्वेरीज ले लेती हूँ। ठीक है, क्वेरीज क्या है, आप लोग ऐसे पूछ सकते हो क्वेरीज, जो म्यूट अनम्यूट करके पूछना है तो। विनय, मैं अब ना ऑफलाइन नहीं पढ़ाती हूँ, मैं सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाती हूँ। फिर हाँ, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसमें तो आपको डायरेक्ट पार्टी का नाम, लीडर्स का नाम आपको देना पड़ेगा। प्रीतम मैम, ऐसे में मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं? देखिए, 20 मार्क्स का होता है अगर आपने बहुत बहुत अच्छा ऐसे लिखा, तो एग्जामिनर, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं अगर मुझे कोई बहुत अच्छा ऐसे मिला ना, तो मैं 12 से ज्यादा नहीं देती हूँ, ठीक है। और एग्जामिनर जो है वो हो सकता है, मेरे पास जो टेस्ट पेपर्स आते हैं इवैल्यूएशन के लिए, मैं थोड़ा सा टाइट मार्क्स देती हूँ, आप समझे, मतलब थोड़ा लेजरली मार्क्स मैं नहीं देती हूँ कि हाथ खोल के मार्क्स दे रही, वो नहीं करती, ताकि स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। तो मैं 12 देती हूँ अगर बहुत बहुत अच्छे ऐसे हुए, मगर मुझे ऐसा लगता है आपको 13-14 मिल सकते हैं आराम से। मैक्सिमम जो 80 में मैं बोलूँ, 80 में, तो 80 में 45 तक भी मिल सकते हैं। और आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा होता है, स्कोरिंग होता है, उसमें आपको 15-16, अगर बहुत बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट लिखा है। और रिपोर्ट का अगर पूछ रहे हो, तो रिपोर्ट में, एक रिपोर्ट में आपको 8 भी मिल सकता है, ठीक है। छोटा सा तो रिपोर्ट होता है, 3 पैराग्राफ में लिखना है, 8 भी मिल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कुछ? मैम, बताइए। ठीक है। कौशिक पूछ रहे हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में सडनली 2 ऐसे बन जाए 2 ऐसे बन जाएगा, उसमें भी सडनली नहीं बनेगा, बहुत मेहनत से बनेगा, और 2 ऐसे का कोई कंटेंट नहीं याद है, तो कैसे टैकल करें? सपोज ऐसा हो कि 2 ऐसे आपने लिख लिया, 2 ऐसे आपका बाकी है, उसका कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो मीनवाइल क्या करो, आप आर्गुमेंट लिखो, रिपोर्ट लिखो, ठीक है। सबसे पहले ग्रामर कर लिया, उसके बाद रीडिंग कॉम्पिटिशन कर लिया, प्रेसी एकदम 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 लास्ट में करना है। उसके बाद आपको 2 ऐसे आपने लिख लिया, ठीक है। अब फिर उसके बाद चलो, अभी मुझे 2 ऐसे का कंटेंट नहीं मिलता, तब तक मैं ग्रामर करता, सॉरी, आर्गुमेंट करता हूँ, रिपोर्ट करता हूँ। फिर आप उस ऐसे में आओ, एकदम फ्री हो जाओगे, क्योंकि बाकी सारा हो गया है। उसके बाद उस ऐसे को तोड़ो, तोड़ो, मैं हर एक वर्ड को तोड़ तोड़ के, उसमें आपको जो भी वर्ड आपको समझ में आ रहा है, इस वर्ड से मैं कुछ लिख सकता हूँ, लिखो, मगर छोड़ के मत आओ। ओके, और जरूर समझ में आएगा। अगर आपने ऐसे को तोड़ दिया ना, उसके वर्ड्स को निकाल दिया, संधि विच्छेद करके एक एक वर्ड को निकाल दिया, जैसे हमने अभी किया, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, मेल डोमिनेशन निकाला, चलो मेल डोमिनेशन के बारे में लिखो, मगर लिख के आओ। आ, अच्छा, ग्रामर का देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को, अगर आप लोग को लगता है कि ग्रामर का मुझे कुछ बताना चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग को अगर लगे कि मैम ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए ग्रामर का, ये हमेशा आता है, तो मैं क्या करूंगी, उस वो वाला जो टॉपिक है ना, उसको शॉर्ट ट्रिक में पढ़ा दूंगी, 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा, ऐसे करें क्या?
मैम हम्म एक काम हाँ ऐसा कर सकते हैं हम कि मैं एक काम करूंगा कि जो भी रिपीटेड टॉपिक हुए हैं ना इतने सालों में, मतलब 10 साल में या 5 साल के, तो मैं वो लिख के आप ग्रुप में रख दूंगा। नहीं फिर सुनो, वो आप थोड़ा थोड़ा करके समझा दीजिएगा, ऐसा कीजिएगा। ऐसे नहीं होगा वनराज, वो तो मुझे भी पता है कौन सा टॉपिक रिपीट होता है। क्वेश्चन टैग है, और ठीक है। हाँ मतलब क्वेश्चन टैग, फिर वो नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला है, फिर इधर और नीदर नोर वाला। तो हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग का मैं एकदम बेसिक चीज, अगर बेसिक चीज मुझे बताना तो मुझे 1 घंटा भी नहीं लगेगा। तो आप लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ है जो तुरंत समझ जाए? देखते हैं, आप आपको लगता है तो आप लोग मुझे वो ग्रुप में वो टॉपिक भेजिए, कभी वो उसकी क्लास भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर देखिए, मैं ना मैंने जो मैं क्लास लूंगी ना ग्रामर की, उसको मैं पढ़ा नहीं रही हूँ। मैं उसको क्या करूंगी, पढ़ाना किसको कहते हैं, जिसमें हम लोग माइनर से शुरू करके आपको 100 तक पहुंचाना, उसको पढ़ाना कहते हैं। अभी तो हम लोग क्या करेंगे टिडबिट्स में, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए और आप लोग वो करके आ जाओ सॉल्व। ओके, जैसे वॉइस नरेशन है, टीच ईयर आता है, कर सकते हैं हम लोग। हाँ मैम, आपने वो वीडियो रखी है यूट्यूब पे, वो शॉर्ट वीडियो थोड़ी सी देखी थी मैंने, वो ग्रामर वाली। हाँ, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश करो। देखते हैं हम लोग, है ना। ये क्लास मैं 10 जुलाई तक तो चलाऊंगी ही, ये जो सेशन है, तो उसमें कितना हो सकता है देखते हैं। पहले तो ये सेशन में जो है वो सारा खत्म कर लेते हैं, और फिर ग्रामर टिट्स एंड बिट्स यानी पीसेस में ले लेकर करेंगे। जैसे क्वेश्चन टैग हुआ, वॉइस का कुछ चीजें हुआ वो बता दिया, कुछ स्पीच का बता दिया, है ना। डिग्री डिग्री भी बहुत आसान है, डिग्री बता दिया, हो जाएगा। ओके, और कुछ? नहीं मैम, और कुछ तो नहीं। वैसे तो मैम बुक है मेरे पास, चेकमेट इंग्लिश ग्रामर की। हम्म तो मैंने वो, हाँ,